हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ राहुल स्वामी एंड आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ दोस्त हैं जो बोल रहे हैं कि आरपीएससी ने सिलेबस लॉन्च नहीं किया ये वो, तो हम तब तक रुक नहीं सकते ना जब तक सिलेबस लॉन्च नहीं करेगी। अगर मान लो एक महीना डिले होता है तो हमारा एक महीना तो ख़राब हुआ और हमें नंबर भी सेकंड पेपर में अच्छे खासे खींचने हैं। और हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि फ़र्स्ट पेपर हम क्वालिफाई करें, सेकंड पेपर में जितना हो सकता है हम नंबर खींचें, क्योंकि फ़र्स्ट बार हो रहा है। और आपको भी पता है कि फ़र्स्ट बार जो पेपर बनेगा वो सबके लिए सेम होगा, चाहे ईजी हो हार्ड हो, लेकिन 40% ला के हमें एक मैक्सिमम लाइन क्रॉस करनी है जहाँ से हमारा सिलेक्शन होगा। क्योंकि पोस्ट कम है, फॉर्म भी जितने हो सकते हैं उतने भरे जाएंगे, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो जब तक सिलेबस लॉन्च नहीं होता तब तक हम कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक, वो एक्ट, वो पॉलिसी जो नॉर्मल है, एक डिसेबिलिटी के एक्ट हो गए या जो एक्ट सिलेबस में पॉलिसी नाम से जैसे डाल रखा उन्होंने पॉलिसी और एजेंसीज, तो फिक्स है कि वो एक्ट तो पूछे जाएंगे। और उसी के रिगार्डिंग हम आज एक नया एक्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जो पीपीटी में आप देख रहे हो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, जो 2016 का है। लेकिन इससे पहले एक और आया था एक्ट 1995 में, ठीक है। 1995 में एक्ट आया था यही, और इसमें संशोधन करके 2016 में इसको नया बनाया गया। मैं आपको बहुत इजी वे में सबको समझाऊंगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको कंटिन्यू देखते रहें। बस मेरा बिलीव करिए, मैं आपको बेहतरीन तरीके से, आप ये एक्ट कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपका। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1995 और 2016 इनके बीच में क्या डिफरेंस आया। क्योंकि अगर आप अच्छे से डिफरेंस सीखें ना, तो गारंटी है कि आप 2016 रात में सपने आएंगे, उनमें भी आप डायरेक्ट क्विज कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगी डीएसएसबी ने पूछ रखे हैं, या फिर जो केवीएस एनवीएस से पूछ सकती है। और इस एक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि ये एक लेटेस्ट है और ये एक डिसेबिलिटी का एक्ट है। तो हम इसमें आगे चलते हैं कि मैं आपको पहले इनमें डिफरेंस दिखाता हूँ, ठीक है। और टेंशन मत लेना, ये पीपीटी मैं आपको पीडीएफ जो है इसकी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा। तो पहले हम देखते हैं 95 और 2016 के अंदर जो तुलनात्मक विश्लेषण है वो करते हैं। आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना कि मुझे समझ नहीं आया, इनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, या ये तो पीपीटी मतलब आंखों से विजुलाइज अच्छे से नहीं हो रही। आप बस बात पे ध्यान देना, आपको सब कुछ समझ आएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको पता होगा कि जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग किसी ने दिव्यांग नाम रखा था। वो एक मानसिकता हमें ब्रॉड करने की, सकारात्मक थिंकिंग के रिलेटेड रखा था दिव्यांगजन। क्योंकि विकलांग होता है एक स्पेसिफिक अंग का न होना, तो वो एक नेगेटिव सेंस में जाता है। जबकि दिव्यांग का मतलब होता है एक स्पेशल उनके अंदर एबिलिटी होना, कि अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो उसके अंदर मानसिक क्षमता हमारे से कई गुना ज़्यादा होती है। वो एक अच्छे से प्रिपेयर, अगर अपने माइंड पर काम करे तो वो हमसे भी बेहतर काम कर सकते हैं, और यही चीज़ें हमें सिखाई जाती है। तो अब हम बताते हैं कि जो डिसेबिलिटी स्कोप या दिव्यांगता का दायरा था वो क्या किया। 1995 में क्या होता था कि उस टाइम तक जो सर्वे आता था या था उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटी की बात थी, कि 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थे, 7 ही कैटेगरी थी। अब जो नया आया 2016, तो इसको 3 गुना कर दो। 3 गुना करते ये कितनी हो जाएगी, 21। 7 थी, 21 हुई है। आगे आपको क्विज में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पहले हमारे पास 7 थी, उसका 3 गुना किया हमने, 21 डिसेबिलिटी अब हमारे पास है। और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट नहीं आता है तो आप इसे पीपीटी में भी आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे एक और रिजर्वेशन में किया। रिजर्वेशन में क्या करते थे, जो गवर्नमेंट पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर पहले हमें 3% था। पहले जो 1995 था उसमें पीडब्ल्यूडी वालों को 3% तक आरक्षण था। अब उसको बढ़ा के 1% बढ़ाया है, उसमें 1% बढ़ा के इसको कर दिया 4% तक कर दिया, 3 से किया 4। क्योंकि ये जो कंपैरिजन है वो आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा गौर करना कि हमने कैटेगरी 7 से 21 की है हमने, और जो हमारे परसेंटेज थे, जो हम रिजर्वेशन दे रहे थे, वो 3 से हमने 4 किए। बहुत ही ईजी है, आप एकदम स्मूथली सुनते जाएं। आप सुनते जाओगे तो भी हो जाएगा। आप अगर ईयरबड्स लगा के आंख बंद करके भी मेरी बात को सुनोगे सॉरी, अगर आंख बंद करके भी मेरी बात को सुनोगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। छोटे छोटे डिफरेंस है, इतना बड़ा एक्ट नहीं है, बहुत स्मूथली करेंगे हम। इसके बाद जो एक नॉर्मल दृष्टिकोण था कि अप्रोच क्या रहेगी। पहले क्या होता था कि जो 1995 का एक्ट था उसमें सहानुभूति के दृष्टि से देखा जाता था। पीडब्ल्यूडी एक्ट में सहानुभूति के बारे में, थोड़ा उनके प्रति सहानुभूति की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे व्यू डिसेबिलिटी एज ए कंडीशन
एंड इट इज सिंपैथी, दिस वर्ड इज सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी के नज़रिए से देखा। लेकिन अब क्या हुआ, सिंपैथी नहीं रखनी, हमें वो इंसान सिंपैथी ना रख के हमसे समानता की मांग कर रहा है, हमसे गरिमा की मांग कर रहा है, हमसे स्वायत्ता की मांग कर रहा है, मुझे फ्रीडम दो, मुझे फ्रीडम दो, मुझे समानता दो, मुझे गरिमा दो, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता हूँ। ये एक उनका दृष्टिकोण चेंज हुआ 2016 के अंदर नए एक्ट में लेके आए। जो पहले था सिर्फ सिंपैथी थी, उसको स्वतंत्रता पे लेके आए। अभी इसी तरह फिर आगे इसी में किया गया कि जो अधिनियम था उसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बाधा मुक्त पहुँच अनिवार्य बनाना, वो था 1995 में। लेकिन इसमें क्या क्या भेदभाव करे और दंड जुर्माना कारावास की शुरुआत। देखो, हमसे दंड जुर्माना कारावास की पॉसिबिलिटी बहुत कम है पूछे, क्योंकि और भी बहुत कुछ होता है उनके पास पूछने के लिए, और फर्स्ट बार ये पेपर ले रहे हैं तो बहुत ईजी ही पूछेंगे, डोंट वरी। और ये आप देख सकते हो, ये येलो कलर की, आप कभी भी मार्केट गए हो या कहीं बड़े शहर में गए हो तो वहाँ पे जो फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे एक स्पेशल ग्रीन पट्टी लगी होती है, सॉरी येलो पट्टी, येलो टाइल्स की पट्टी लगी होती है, जिसके ऊपर मतलब उभरी हुई होती है। आप चलो आपने मार्केट नहीं गया, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, रेलवे स्टेशन में जो एकदम जहाँ पे ट्रेन आती है उसके जस्ट पीछे प्लेटफॉर्म पे एक येलो कलर की पट्टी लगी होती है, जिसके साइन उभरे हुए होते हैं, जिसके डिज़ाइन उभरे हुए होते हैं। वो किस लिए होते हैं? वो इन्हीं के लिए होते हैं ताकि अपने स्टिक से वो अच्छे से चल सके, ठीक है। अभी जो मैंने बात बताई उसको हम रिपीट पे करते हैं, रिवीजन पे करते हैं। 7 को कम किया हमने 21, 3 को किया हमने 4, जो वेलफेयर बेस्ड थी उसको राइट बेस्ड बनाया हमने, और जो लिमिटेड रोल थे उनको अकाउंटेबल बनाया, ठीक है। सुगम तरीके से हमने पहुंच प्रदान की। ये था डिफरेंस। अब मैं आपको पूरा पीडब्ल्यूडी एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, वो कंप्लीट करवाऊँगा और बहुत ही इजी वे में आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। कुछ नहीं याद रखना कि इसको पहली बात तो 1995 में, अभी मैंने आपको 1995 बताया, 1995 के बेस्ड पर हमने इसको लॉन्च किया। और ये जो UNCRT है, ये एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है में फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन के ऊपर काम करती है, कम्युनिटी पे काम करती है, उसी तरह यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCRPD, दिव्यांगों के अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि वो राज्यसभा और लोकसभा की तारीख पूछ सकते हैं, लेकिन RPSC कुछ भी पूछ सकती है। तो बस इतना याद रखना, हमने राज्यसभा में 14 दिसंबर को लेके आए और 16 दिसंबर को लोकसभा में। ये आप एक अच्छी बात ये देखना कि हम ये बिल पहले राज्यसभा में लेके आए बात को नोट करना, हम राज्यसभा में 14 दिसंबर को लेके और लोकसभा में 16 दिसंबर को, ठीक है। और जो फाइनल जो तारीख होती है वो होती है 19 अप्रैल 2017। तारीख याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। जैसे 2017 आप सोचो ना, तो आप सोचना कि 2017 में मैं क्या कर रहा था, कि 2016 में मेरी 10th हुई, 2017 में मैं 11th में था और अप्रैल के महीने में एग्ज़ाम ही दे रहा था। तो जब मेरे 11th के एग्ज़ाम थे तब हमने जो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट था इसको हमने पारित किया, लागू हुआ 19 अप्रैल 2017। आप ये डेट कभी नहीं भूलोगे कि जब आप अप्रैल 1917 में क्या कर रहे थे, अगर 19 अप्रैल 2017 को क्या कर रहे थे, अगर ये आपने याद कर लिया कभी भी नहीं भूलोगे। अब मुझे रात में पूछ सकता है कोई भी कि बता जो RPWD एक्ट है कब आया, लागू कब हुआ, तो मुझे पता है कि 2017 जब मैं 11th में था, और जब वो लागू हो रहा था तब मैं 11th के एग्ज़ाम दे रहा था अप्रैल में, तो 19 अप्रैल 2017 हो गया यार। उद्देश्य वही है, सम्मान करना उनका, समानता, भेदभाव मुक्त जीवन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपके मान लो अगर जैसे स्पेशल एजुकेशन वालों का स्पेशल पेपर हो रहा है, हमारा नॉर्मल वालों के साथ पेपर नहीं हो रहा, तो वो GS के अंदर भी ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि भारत ने 2007 के अंदर UNCRPD की पुष्टि की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं, मतलब इस पर हस्ताक्षर किए हुए हैं भारत ने 2007 में, ठीक है। अब वही बात मैंने भी बताया था, पहले हमारे पास 7 थी, अभी हम उस पर शिफ्ट होके 21 पे आ गए। अब 21 डिसेबिलिटी याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको सीक्वेंस में करो, एक नॉर्मल आप इजी डिसेबिलिटी को याद करो, टफ है वो मैं आपको याद करवाऊँगा, डोंट वरी। ब्लाइंड आपको पता है, एक ब्लाइंड का आपको पता है, एक लो विजन का आपको पता है, ठीक है। ब्लाइंड पता है हमें, लो विजन पता है, और कुष्ठ रोग से मुक्त लेपिसिक्रेट, ये तीनों हमें पता होंगे। कौन कौन से पता होंगे? ब्लाइंड, लो विजन, कुष्ठ रोग मुक्त। देखो मैं इसको इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि RPSC 21 है, उसमें से 5 देकर ये पूछ सकती है कि कौन सा इसमें डिसेबिलिटी टाइप नहीं है। बात समझो मेरी, कौन सा नहीं है ये पूछ सकता है, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। और हमारा 150 नंबर का पेपर है, तो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है वो। तो 21 टाइप बताए मैंने,
उसमें एक ब्लाइंड हो गया, लो विजन हो गया और कुष्ठ रोग मुक्त हो गया। फिर हियरिंग्स हो गया, ठीक है, ब्लाइंड लो विजन दोनों इसके हो गए, एक हियरिंग हो गया, ठीक है। एक जो लोकोमोटर जो चलने में असक्षम होते हैं, हड्डियों के जोड़ों में समस्या होती है, वो हो गया। एक बोनापन की एक याद रखना, हम हर किसी को हर किसी को बोना नहीं बोल सकते। बोना उसी को व्यक्ति को बोला जाएगा जिसकी एज मतलब एक लिमिट एज के बाद एक एज होती है उसमें आ जाए और उसकी कद 4 फुट 10 इंच से भी कम रह जाए। बात नोट करना, 4 फुट 10 इंच से भी कम रह जाए तो हम उसको बोनापन की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और ये इंटेलेक्चुअल पता है आपको, इंटेलेक्चुअल हो गया, मानसिक अस्वस्थ, मेंटल इलनेस हो गया, ऑटिज्म हो गया। अब 21 में से 9 तो में आएगा। पहला ब्लाइंड लो विजन कुष्ठ रोग, ठीक है, ब्लाइंड लो विजन कुष्ठ रोग, हियरिंग्स हो गया, ठीक है, हियरिंग हो गया और लोकोमोटर हो गया और अभी मैंने आपको बताया बोनापन, 6 हो गए। उसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अस्वस्थ और ऑटिज्म, ठीक है, 9 हो गए। अब देखो, अब मैं आपको एक बताता हूँ जो आप याद कर सकते हो। एक तेजाब हमला हो गया, ठीक है, 10 हो गए तेजाब हमला। सिकिल सेल एनीमिया आप याद कर सकते हो, 11 हो गए, ठीक है। और मल्टी डिसेबिलिटी आपको याद है वैसे भी, ठीक है, 9, 10, 11, 12 और थैलेसीमिया हो गया। थैलेसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया, तेजाब हमला और मल्टी डायमेंशनल और पार्किंसन रोग, ठीक है। ये हम 5 आप याद करके देखो। हमने पहले देखो ऊपर वाले में 9 याद किए, 9 बहुत इजी थे। ब्लाइंड था, लो विजन था, हियरिंग था, लोकोमोटो था, उसमें फिर आगे कुष्ठ रोग से था, बोनापन था, मेंटल डिसेबिलिटी थी, मेंटल इलनेस थी, ठीक है। और इसी तरह उसमें ये 9 प्रकार के थे, ठीक है। और एक साइड में बोल रहा हूँ मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, ठीक है। और फिर तेजाब हमला याद करो आप, सिकिल सेल एनीमिया याद करो आप, उसके बाद थैलेसीमिया याद करो, पार्किंसन रोग, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसेबल, ठीक है। फिर जो लैंग्वेज में जिनको दिक्कत आती है बोलने में, लैंग्वेज वाला हो गया, ठीक है। फिर एक जो SLD होता है, जिनको सीखने की क्षमता में प्रॉब्लम होती है, LSD। ये जो 21 टाइप है ना, वो आगे जाके हम डीप करेंगे जब हम आगे इनके टॉपिक करेंगे, सीखने की क्षमता में इनके सबके होता है, लेकिन यहाँ पर हम डीप नहीं करेंगे क्योंकि पहली क्लास है और मैं चाहता हूँ आप बस मुझे रिव्यू दें कि मैं समझाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ। अगर सक्षम हूँ तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना आप अपना पढ़िए, मैं अपना पढ़ता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हीमोफीलिया हो गया और सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और न्यूरोलॉजिकल। बस 3 मुश्किल बता सकते हो कि न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पल्सी, ये हो गया और हीमोफीलिया। अब हो गए याद, 9 ये बताया मैंने। ब्लाइंडनेस, लो विजन, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधित, चलन दिव्यांगता, बोनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक अवस्था, ऑटिज्म। फिर मैंने इजी बताया, तेजाब हमला याद कर लो, पार्किंसन योग कर लो, सिकल सेल एनीमिया योग याद कर लो, थैलेसीमिया याद कर लो और मल्टी डिसेबिलिटी याद कर लो, वॉक एंड दिव्यांगता कर लो, सीखने की क्षमता याद कर सकते हो, हीमोफीलिया करो, न्यूरोलॉजिकल स्थिति, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेरेब्रल पल्सी। ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, ठीक है, इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि ऑप्शन में हम भूल जाते हैं कई बार, तो इस वजह से आप इनको थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है। और ये भविष्य में आगे जो भी इसमें आएंगे जुड़ते जाएंगे। अब ये याद रखना 40% बेंचमार्क था, जो दिव्यांगता 40% से ज़्यादा होती है, जिनकी दिव्यांगता, उनको ही लाभ मिलता है। जैसे अगर मेरे देखने में अगर मैं 40% मतलब अगर मैं 39% भी देख रहा हूँ, हाँ, तो अगर मैं 39% भी देख पा रहा हूँ तो मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुझे फ़ायदा मिलेगा जब 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगी, तभी हम सरकारी लाभ के लिए मान्य होंगे, ठीक है। उच्च सहायता की आवश्यकता, हाई स्पोर्ट नीड्स हो गई, उपयुक्त रीजनेबल अकोमोडेशन हो गया, ये चीज़ें कुछ इसमें। राइट टू एजुकेशन में आप याद रखना, हमें जो राइट टू एजुकेशन मिलता है जो नॉर्मल पर्सन को, वो मिलता है 6 से लेके 16 वर्ष की आयु तक, ठीक है। लेकिन जो डिसेबल पर्सन होता है उनको मिलता है 6 से लेकर 18 वर्ष तक। ये याद रखना, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इंक्लूजन एजुकेशन, ये तो हमारा टॉपिक भी है आगे चल के कि बिना किसी भेदभाव के हम बच्चों को एक समान वे में पढ़ाएं, एक समान तरीके से पढ़ाएं, ठीक है। फिर आता है रिजर्वेशन कितना मिलता है, जो हाई एजुकेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 5% आरक्षित सीटें हैं इनके लिए, 5%, ठीक है। और सुविधाएं क्या मिलेगी, ब्रेल लिपि की सुविधा होगी, सांकेतिक भाषा होगी, रैंप जो चढ़ने के लिए रैंप होगा, सीढ़ियाँ नहीं होगी, रैंप होगा, सुलभ कॉम्प्लेक्स अलग से होंगे इनके लिए, ठीक है। जो भी अनिवार्य चीज़ें हैं वो ज़रूरी है। और आप ये भी याद रखना, जो भी पब्लिक सेक्टर होती है वहाँ पर डिसेबिलिटी पर्सन को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। रोजगार में वही है, सरकारी नौकरी में मैंने बताया था पहले 3 थी, अब हमने 4 कर दिया। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया होगा, ठीक है। और समान अवसर में हर प्रतिष्ठा समान अवसर नीति, इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी प्रकाशित करनी होगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की समय सीमा की अब ये याद रखना,
सुगम्य भारत अभियान, ये एक छोटा सा स्कीम है जिसमें जो सार्वजनिक भवन है सरकारी और निजी एक निश्चित सीमा भीतर सुलभ बनाना अनिवार्य है। उनको सुलभ बनाने की जो टाइम है वो 5 वर्ष का है। ठीक है। डिजिटल सुगम्यता जिसमें सभी वेबसाइट हो, दस्तावेज हो, दिव्यांगों को अनुकूल बनाने की व्यवस्था हो, बच्चे बसों में, ट्रेन में, हवाई अड्डों में व्हीलचेयर जैसी सुलभ करने वाला अनिवार्य है। वही बताया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। और कानूनी अधिकार विभागता में यही है कि सीमित लिमिट गार्डियनशिप एक नई उदाहरण है जिसमें दिव्यांग व्यक्ति और विभाग व्यक्ति के संयुक्त निर्णय जॉइंट डिसीजन मेकिंग लिया जाता है और दिव्यांग व्यक्ति की स्वायत्ता का सम्मान किया जाता है। ठीक है। इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका और उसके पेरेंट्स का जॉइंट डिसीजन हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है। यह केवल ऐसे दंड मामलों में दी जाती है यहाँ दिव्यांग व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में बिल्कुल असमर्थ हो और समय समय पर जिला न्यायालय द्वारा पुरस्कृत होते हैं। एक होता है लिमिटेड गार्डियनशिप, एक होता है प्लेनरी गार्डियनशिप, जिसमें ऐसे दंड मामले कुछ कोई अनकंडीशनल जो चीज़ें आती हैं उनमें हम फुल्ली मतलब दिव्यांग व्यक्ति डिसीजन लेने में डिसेबल होता है। ठीक है। लेकिन वहाँ पर हम गार्जियनशिप का उपयोग मतलब उनका हेल्प लेकर हम कर सकते हैं। ठीक है। और हर दिव्यांग व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व और वित्तीय लेन देन का समान कानूनी अधिकार है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखना। फिर बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे केंद्रीय स्तर पर ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है जो दिव्यांग नीतियों का मैं बता रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आपको ये बहुत इजी वे में याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाओगे। कि जो सेंटर है ना, सेंटर उसमें सेंटर सलाहकार बोर्ड होता है और वो सेंटर क्या करेगा जब एक्ट डिसेबल लोगों का है तो वो क्या करेगा, वो दिव्यांग लोगों के लिए नीति निर्माण करेगा, नीति निर्माण के लिए एक मतलब संस्थाएं बनाएगा। ठीक है। यही काम करेगा। जो स्टेट पे है वो क्या है, राज्य सलाहकार बोर्ड होगी, वो राज्य की नीति और निगरानी करेंगे। सिंपल है ना कि जो स्टेट वाले होते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, उनके लिए नीति निर्माण करेंगे, संस्थाएं निर्मित करेंगे। स्टेट पे होते हैं वो अपने स्टेट के लिए नीतियाँ बनाएंगे, निगरानी रखेंगे। ठीक है। शिकायत निवारण उसमें मुख्य आयुक्त होता है और अधिकारों के उल्लंघन पर शिकायत होगी। वित्तीय सहायता में राष्ट्रीय और राज्य निधि होती है और दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण समर्पित जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति और स्थानीय कार्यालय। दंड और प्रकार ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नॉर्मल दंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिव्यांग व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से आप अपमान करते हो, आप किसी को मतलब उनको एक सार्वजनिक पैलेस पर आप उनका अपमान करते हो, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, तो आपको 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 5 ईयर तक 5 ईयर तक आपको सजा हो सकती है। और अगर दिव्यांगता का झूठा दावा किया, अगर किसी ने फेक सर्टिफिकेट बना के अगर दावा किया कि मैं दिव्यांग हूँ तो उसको 2 साल तक की और 1 लाख तक का 2 साल या 1 लाख तक की जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के उल्लंघन के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष न्यायालय होगा। याद रखना, हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा इनके लिए। ठीक है। यदि वे कर्तव्य पालन में विफल रहते हैं तो सरकारी अधिकारी के लिए दंड होगा। फैक्ट, क्विक रीजन, बहुत बढ़िया पीपीटी तैयार की है आपके लिए मैंने, और क्विक रीजन में आप बहुत जल्दी समझ पाओगे। लागू कब हुआ, मैंने आपको क्या बताया, 2016 में पारित कर रहे थे, लागू 2017 में हुआ, अप्रैल के महीने में हुआ, 19 अप्रैल 2017 को हुआ। याद रखना। जब आप ना एक काम किया करो, जब भी मतलब ऐसा होना है कि कुछ लिखा नहीं है तो आप खुद लिखा करो, आपको खुद को पता होना चाहिए कि सर ने ये चीज़ नहीं बताई, और 19 अप्रैल 2017। ठीक है। ये चीज़ हो गई। 21 है। अब यहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि 1995 वालों में क्या बताया था हमें कि ये तो 7 थी, 7 से बढ़कर हमने 21 की। बेंचमार्क हमारा पहले कितना था, बेंचमार्क नहीं, आरक्षण। बेंचमार्क होता है वो 40% होता है। जो हमने नौकरी में आरक्षण था वो 3% था, उससे बढ़ाकर हमने 4% किया। हाई जो इंस्टीट्यूशन होंगे उसमें हमें 5% तक उच्च शिक्षा रिजर्वेशन रखनी है, और मुफ्त शिक्षा 6 से 18 है। जो नॉर्मल पर्सन में 6 से 16 होती है वो 6 से 18 है। ठीक है। ये क्विक रिवीजन था और ये मैंने आपको एक्ट करा दिया। अब अपने चलते हैं एक बढ़िया से क्विक रिवीजन क्विज़ के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये एक प्रैक्टिस क्विज़ है, आप इसको बहुत ही स्मूथली तरीके से कर सकते हो, और आप इसको मतलब पोज करके आप उनके आंसर देने का कोशिश करना। मैं तो अब दे दूँगा आंसर। जैसे RPW अधिनियम है वो 2016 से कितनी श्रेणियों की मान्यता मिली। अब आप मुझे 2016 के साथ साथ 1995 की भी बताओगे कि 1995 में कितने प्रकार की थी और 2016 में। अब 2016 में तो आपको पता है 21 है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 1995 के अंदर कितनी थी और कितने से हमने 21 की। ठीक है। और फिर आगे देखते हैं जॉब रिजर्वेशन। सरकारी नौकरी में दिव्यांगों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है। आप मुझे ये भी बताओगे 1995 में कितना था। ठीक है। अभी आपको पता है कि 4 है, तो आप मुझे 1995 का भी बताओगे। बेंचमार्क जो मुफ्त शिक्षा देंगे वो 6 से 18 है, जैसे कि आप लोगों को पता है। बेंचमार्क कितनी है कम से कम, बताओ बेंचमार्क। ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप पोज करके इसका दिया करो। उच्च शिक्षा के अंदर कितनी प्रतिशत सीटें संस्था के द्वारा है,
ये है 5% की, ठीक है। अब मैं आपको सॉरी एक और है कि सार्वजनिक भवन कितने समय के लिए भीतर सुलभ बनाया जाना चाहिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इस पीपीटी के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है। आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका जवाब दोगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फैक्ट बेस अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है RPWD से 2016 के एक्ट से, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस पीपीटी से कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखना, इसका रिवीजन रखना, ठीक है। अगर थ्योरी बेस्ड आते हैं तो आप बस कॉमन सेंस रखनी है और आँख बंद करके ये सोचना है कि नीति किस लिए बनाई जा रही है, और ये नीति जो ये इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है, नीति उन पर लागू होने के बाद उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आप ये माइंडसेट रखोगे ना कि मतलब जैसे कोई पॉलिसी बनी तो उससे उनको फ़ायदा हो रहा है क्या, अगर आप ये माइंडसेट रखोगे और उनकी सोच रखोगे तो आप वो डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और आपको मैं अभी टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा नीचे, उसको ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, क्योंकि देखो बात ये है कि आपको भी पता है सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है और सब यही चाहते हैं कि मेरा हो जाए, मुझे सीट मिल जाए। सोच तो मैं भी यही रहा था कि मेरा हो जाए, सामने वाला क्या फ़र्क पड़ता है, एक सीट है ले लूँ। लेकिन देखो ज्ञान बांटने से मतलब आपके सिलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपके ज्ञान को एब्जॉर्व करेगा, जो आपके ज्ञान को सीखेगा, वो हमेशा आपको ही मतलब इम्पोर्टेंस देगा कि हाँ भैया ने ऐसा कुछ बताया था, राहुल भाई ने कुछ ऐसा बताया था जो हमारे काम आया। ज़रूरी नहीं होता सिलेक्शन ही सब कुछ होता है। हम कोशिश कर रहे हैं सिलेक्शन लेने की, तो बेस्ट ऑफ लक। और आप मुझे बताओगे कि कैसा लगा, जिससे हम आगे इसी तरह हम काम करते रहें, ठीक है। और मैं आपको नई नई चीज़ें बहुत इजीली सिखाऊंगा। आप आंख बंद करके अब सब कुछ बता सकते हो कि जो टाइप्स थे वो 7 से 21 हो गए, 21 में कौन कौन से टाइप थे ये आपको पता है। 21 में मैंने आपको इजीली वे में टाइप बताए, 3 से 4 हो गए। जो उनके आरक्षण था, जो शिक्षण संस्थाएं वो 5% होगी, जो 40% है बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, और क्या क्या है, कितने साल की सज़ा, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की, झूठा दावा करे तो 2 साल से लेकर 1 लाख तक की, तो सब आपको याद है। आप इसको कभी भी जब भी आपका मूड हो तो फास्ट फॉरवर्ड में करके आप कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक करवा के मुझे। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आता है या कितना नहीं, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।